नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं उत्तर भारत और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। प्रदेश में विधानसभा के उपचुनावों के आयोजन को लेकर गुरुवार को एक नया मोड़ सामने आया। दरअसल 2 दिन पहले निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव की तिथि घोषित कर दी थी, मगर अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर पहले से चल रहे एक केस के कारण इससे नोटिफिकेशन में शामिल नहीं किया गया था। तभी से न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश में मिल्कीपुर को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। विधानसभा चुनाव जो नहीं हो पा रहा उपचुनाव, इस संदर्भ में जो रिट पड़ी है उसमें क्या हुआ? देखिए, 2022 में जब मुझे पता चला कि माननीय उदेश प्रसाद जी ने जो कागज एफिडेविट लगाए थे, जो जिसपे उन्होंने नोटरी कराई थी, वो नोटरी करता 10 वर्ष पूर्व भी उनका लाइसेंस समाप्त था। उसको लेकर मैंने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की। उस याचिका पे सुनवाई चल रही थी। इसी बीच में वो सांसद बनते हैं और उन्होंने इस्तीफा दे दिया तो उसको शून्य मान लिया गया। जो हम लोगों ने विधिक राय ली उसमें निकल कर आया था। अब जब 2 दिन पहले चुनाव आयोग ने 10 सीटों के लिए डेट डिक्लेयर किया, उसमें मिल्कीपुर नहीं था, तो हम लोग चौंके। 15 मिनट बाद पता चला कि जो आपने याचिका कर रखी थी उसी की वजह से रुका। हम लोग रातों रात लखनऊ भाग के आए, कागज तैयार हुआ। कल मैंने याचिका वापसी के लिए मैंने आवेदन दे दिया। आज उस पर डेट मिल गई थी, आज याचिका वापस हो जाती। जैसे हमारा नंबर आया, मेरे अधिवक्तागण जैसे पहुंचे बहस करने के, अपनी बात रखने के लिए, तब तक मैंने देखा 1 दर्जन वकील समाजवादी द्वारा, अवधेश जी द्वारा भेज दिया गया और इस बात पे बहस होने लगी कि याचिका आप पैसे वापस नहीं ले सकते। अभी जो 2 दिन पहले छाती पीट रहे थे समाजवादी के लोग, कह रहे थे कि भाजपा डर गई है, डर की वजह से चुनाव टाल रही है। अरे भाई, ये पूरे देश का ये पहला मामला इस तरीके से था, किसी को बहुत नॉलेज थी नहीं। उस पर विधिक राय ली गई थी, उसमें भी यही निकल के आया था, भाई उन्होंने इस्तीफा दे दिया, शून्य हो गया। जब हम आज पर्चा वापस लेने गए, हमने मुकदमा किया और आपने इस्तीफा दे दिया, तो इतने बड़े 1 दर्जन वकील भेजने का क्या मतलब है? इससे दिखता है कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी इस चुनाव को लेट कराना चाहती है और वो काफी डर गई है। नहीं तो हमारे उच्च पदाधिकारीगण चुनाव आयोग से उन्होंने बात कर ली थी, उसी डेट पे चुनाव होने की बात हो गई थी, सब कुछ सही चल रहा था। पर जो पेच आज समाजवादी द्वारा फंसाया गया, ये काफी। स्वाट सर्विलांस और जंगीपुर थाने की पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में हरियाणा से बिहार ले जा रही तकरीबन 22 लाख की अवैध अंग्रेजी शराब के साथ 4 अंतर्राज्यीय शराब तस्करों को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के अरदसपुर तिरहाई के पास से गिरफ्तार किया गया। इस बात की पुष्टि एसपी सिटी ज्ञानेंद्र नाथ ने अपने कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। देखिए, विगत दिनों भी पुलिस लगातार मादक पदार्थों में और शराब के अवैध तस्करी के संबंध में लगातार कार्रवाई करती रही है। इसी कार्रवाई के दौरान आज सूचना मिली कि हाईवे से होते हुए कुछ हरियाणा की तरफ से शराब तस्कर बिहार की तरफ जा रहे हैं लग्जरी गाड़ियों से। इस सूचना को डेवलप करते हुए हमारी जंगीपुर थाना की टीम और स्वाट सर्विलांस की टीम ने पूरा घेराबंदी की। इस घेराबंदी के फलस्वरूप 5 गाड़ियों से अवैध शराब हरियाणा की मिली हुई है जो बिहार की तरफ जा रही थी और 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। लगभग 22 लाख रुपए कीमत की 1200 पेटी लगभग है, 1200 बोतल शराब की बरामद हुई है। कौन सी गाड़ियाँ थी सर लग्जरी गाड़ी में? क्रेटा है, ब्रेजा है और एसयूवी है। इस तरह की 5 गाड़ियाँ बरामद हुई हैं। हर गाड़ियों में कुछ फर्जी नंबर प्लेट भी मिले हैं। उससे ये लग रहा है कि जिस स्टेट से गुजरते होंगे उस स्टेट का नंबर ये लोग लगा लेते होंगे, जिससे कि पुलिस को धोखा देता है। तो ये शराब सर ओपन गाड़ी में रख लिया या कोई गुप्त स्थान बनाया है? उसी में किया। उत्तर प्रदेश के जनपद संभल के नए सीएमओ तरुण पाठक आज सुबह चंदौसी सीएससी पहुंचे, जहां उन्होंने वहां पहुंचकर निरीक्षण किया और मिली सुविधाओं पर असंतुष्टि जाहिर की। साथ ही मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डेंटल यूनिट भी 1-2 दिन में शुरू होने की बात कही। इस विषय पर जब उनसे बात की गई तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। आज एक सुबह मुझे खबर मिली थी यहाँ की डेंटल यूनिट बहुत दिन से नहीं चल पा रही है, तो मैं इसी के लिए यहाँ से चला था। और दूसरी आशा का समापन ट्रेनिंग थी, तो मेरा पर्पज आने तो डेंटल यूनिट हमारी डेंटल चेयर यूनिट मशीन सब चीज़ें हैं, इंस्टॉलमेंट नहीं है। तो फिर मैंने पता किया तो लखनऊ से तो ये हम इसको 2-4 दिन में डेंटल हमारी यूनिट चालू हो जाएगी। और हमारी जो डॉक्टर साहिबा भी बड़े कॉम्पिटेंट हैं
और काफ़ी पढ़ी लिखी है, वो कहेंगे मैं सारे कार्य यहाँ करूँगी, आप मिल जाएगा। तो मैंने आदेश दिया कि OIC को भी किया है कि जो भी छोटे मोटे इंस्ट्रूमेंट चाहिए वो आप दिलवा दीजिए। और अस्पताल में काफ़ी भीड़ भाड़ है, रोगियों को सारी दवाएं मिल रही है। मैंने वार्ड में भी देखा, वहाँ प्रसूता भी थी, बच्चे भी थी, बच्चे को जो टीके लगने चाहिए 24 आवर्स तक वो भी लगाए गए थे। और हमारे सारे स्टाफ करीब मौजूद थे। एक हमें स्टाफ की शिकायत भी इसी को नहीं रहते हैं, लेकिन मैं आज आया तो हमें पर्ची बनाते हुए मिले और सब कार्य कर रहे थे। और मिला जुला के काफ़ी कुछ ठीक था, सफाई भी ठीक रही। हमारे डॉक्टर, हमारे स्टाफ जरूर कम है, लेकिन हमारे OIC भी बड़े एक्टिव है और बड़े अच्छे से कार्य कर रहे हैं। सर, जैसे कि बताया जाता है कि आसपास के क्षेत्र के ही मरीज यहाँ बहुत ज़्यादा आते हैं, भीड़ भाड़ रहती है और यहाँ स्टाफ कुछ कम बताया जाता है, उसके लिए क्या करेंगे? डॉक्टरों की तरफ हमारे यहाँ कमी है। 120 हमारे टोटल डॉक्टरों की पोस्ट है, उसके अगेंस्ट में हमारे पास करीब 31 डॉक्टर मात्र हैं। 3 डॉक्टर हमारे जिले में हमारे यहाँ अटैच है और बड़े पोस्ट खाली है और 4-5 लोग ज्वाइन करने के बाद वो भाग गए, आ नहीं पाए। तो डॉक्टर की कमी बहुत ज़्यादा। हमारे CSC में मात्र 2 डॉक्टर हैं, जहाँ भी 6 डॉक्टर होने चाहिए। मेरी BSc कम से कम 80% खाली पड़ी है डॉक्टर में। तो डॉक्टर की डिमांड करी जाएगी और होने के बाद 6 साल के इतनी जो हमारे पास संसाधन है, हमारी कोशिश है इसी में काफ़ी सुधार करना है। जितने लोग मिलकर काम से अच्छा करना और काफ़ी कुछ सुधार भी हुआ है। आप लोग भी परिचित हैं और आगे आने दिनों में सुधार नजर आएगी सारी चीज़ें। धन्यवाद। जनपद संभल के स्वास्थ्य केंद्र चंदोसी का आज CMO ने निरीक्षण किया, साथ ही डॉक्टरों से और स्टाफ से जानकारी ली और मरीजों से भी जानकारी ली। CMO ने जानकारी दी है कि यहाँ पर हमको जानकारी मिली थी कि जो दांतों के मरीज हैं उनका इलाज नहीं किया जा रहा। इसी के तहत आज हमने निरीक्षण किया और जो डॉक्टर तैनात है चंदोसी स्वास्थ्य केंद्र पर, उससे मामले में जानकारी ली तो बताया कि यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट उपलब्ध नहीं है। इसी के तहत दांतों का जो मरीज आते हैं उनका इलाज नहीं किया जा रहा है। साथ ही बताया कि यहाँ जो उससे संबंधित इंस्ट्रूमेंट से संबंधित शासन को जानकारी लिख दी है और पत्र लिख दिया है, जल्द ही इंस्ट्रूमेंट उपलब्ध हो जाएंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि यहाँ पर सभी सुविधाएं मरीज को दी जा रही हैं, यहाँ पर कोई किसी को परेशानी नहीं है, समय से स्वास्थ्य केंद्र खुल रहा है। साथ ही अब जनपद के अन्य स्वास्थ्य केंद्रों पर CMO ने भी जो निरीक्षण किया था। अगर गिन्नौर की बात करें तो गिन्नौर में 2 बार निरीक्षण कर लिया, वहां पर समय से स्वास्थ्य केंद्र खुला हुआ नहीं मिला, जिसके तहत स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी को हटा दिया गया है। साथ ही अन्य डॉक्टर को प्रभार दिया गया है। मैं चंद्र सिंह कैमरा पर्सन के साथ ANB संभल। यूपी के सुल्तानपुर के DM ने प्रथम बड़ी दुर्गा मां की विधि विधान से पूजा अर्चना कर ऐतिहासिक दुर्गा पूजा महोत्सव में विसर्जन शोभा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। विसर्जन शोभा यात्रा के आरंभ होते ही जमकर आतिशबाजी भी की गई और हजारों की संख्या में मौजूद श्रद्धालुओं ने मां का जयकारा लगाया। वहीं जयकारों की गूंज से वातावरण भक्तिमय हो गया। परंपरा चली आ रही है, शोभा यात्रा और DM और SP यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, वो इसको हरी झंडी दिखाकर शोभा यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। उसके पश्चात दुर्गा और काली के मिलन की एक बहुत पुरानी परंपरा चली आ रही है। दुर्गा और काली का मिलन बिजरगंज चौराहे पे होता है। उसके बाद एक निश्चित मार्ग के द्वारा पूरे शहर में मां की प्रतिमाओं का भ्रमण होता है और सीताकुंड घाट पर मां की प्रतिमाओं का विसर्जन होता है। ये शोभा यात्रा लगभग 24 से 48 घंटे निरंतर चलती है। इसमें ये जो आप प्रतिमा देख रहे हैं, ये हनुमान जी की है। इसके पीछे बड़ी दुर्गा की प्रतिमा है, जो चौखड़ी की बाजार में स्थापित होती है। ये सुल्तानपुर की पहली प्रतिमा मानी जाती है। इसी प्रतिमा के पीछे सारी प्रतिमाएं चलती है। कुछ लेट चल रहा है, उसमें प्रशासन की ढिलाई है, कुछ हमारे केंद्रीय पूजा समिति जो बनाई गई है उसमें सब दिग्गज लोग हैं, वो लोग रात को समय देते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं। इस समय हमारे समिति के कुछ सदस्य हैं, वो 2-3 घंटे से जाम में फंसे हुए थे। सब सदस्यों को बुलाया गया, स्वयं वो लोग जाम को हटवा रहे हैं और प्रतिमाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, जिससे कि विसर्जन शोभा यात्रा सुचारू रूप से आगे बढ़ सके। प्रशासन का क्या? प्रशासन का यही रोल है, लोकल के पुलिस वाले हैं नहीं। सुल्तानपुर का ऐतिहासिक दुर्गा पूजा आज अपने समापन पर है और इसकी शोभा यात्रा लगभग कल रात 8 बजे DM कृतिका ज्योत्सना और पुलिस अधीक्षक सौमेन वर्मा द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यहाँ पर लगभग 200 मूर्तियों को लगभग 36 घंटे के अंतराल में लगभग
3 किलोमीटर की जो यात्रा है वो सीताकुंड घाट जाएगी, जहां पर मूर्तियों का विसर्जन किया जाएगा। सहयोगी कैमरा पर्सन के साथ सरफराज अहमद, एनबी न्यूज़ सुल्तानपुर। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में अब पिंक शिकायत पोटियों से बेटियों की सुरक्षा की जाएगी। इसको लेकर एसपी नीरज कुमार जदौन के निर्देश पर छात्राओं के स्कूल कॉलोनी पर शिकायत पेटिका लगाना शुरू कर दी गई है। इसमें छात्राएं कोई भी शिकायत कर सकती हैं। इस दौरान छात्राओं की पहचान सामने नहीं आएगी। वहीं पुलिस विभाग ने पिंक शिकायत पेटियां लगाने की पहल भी शुरू की है। ये मिशन शक्ति का जो फेज, जो पंचम फेज चल रहा है, उसके दृष्टिगत ये लगाई जा रही है। ये प्रत्येक विद्यालय में लगाई जा रही है। हम लोगों ने सबसे पहले जो ग्रामीण अंचल के विद्यालय उनसे शुरुआत की है। वहाँ प्रत्येक विद्यालय में पिंक शिकायत पेटिका लगाई जा रही है। लगभग अभी 150 के ऊपर लग चुकी है। बेसिकली इसका उद्देश्य है कि वहाँ की जो छात्राएं हैं वो शिकायत कर सकती हैं। अक्सर होता है कि छात्राओं के साथ कोई इस तरह की घटना हो जाती है, टीजिंग या सेक्सुअल हरासमेंट की, तो उसमें क्या होता है कि कई बार घर वाले मना कर देते हैं कि शिकायत मत करो, तरह तरह के उसके कारण बताए जाते हैं। तो उसमें उनसे अनुरोध किया गया कि वो अपनी चुप्पी तोड़ें, और अगर उनको अपना नाम नहीं बताना है तो गुमनाम एक शिकायत, एक प्रार्थना पत्र उस पेटिका में डाल सकते हैं। इसको हम साप्ताहिक चेक करेंगे और उस पर कार्रवाई करेंगे। इसमें छात्राओं को पुलिस द्वारा बुलाया नहीं जाएगा, नहीं कॉन्टेक्ट। हरदोई में बालिकाओं की सुरक्षा अब पिंक शिकायत पेटिका के माध्यम से होगी। यानी अभी तक तमाम प्रकरण ऐसे देखने को मिलते थे कि बालिकाएं स्कूल में पढ़ने जाती थी, उनके साथ दुर्व्यवहार होता था और शिकायत नहीं कर पाती थी। लेकिन अब मिशन शक्ति फेज 5 के तहत यह प्रक्रिया अपनाई गई है, जिसको लेकर हरदोई के एसपी नीरज यादव ने एक व्यवस्था की है। और वो व्यवस्था यह है कि स्कूलों में पिंक शिकायत पेटिकाएं पुलिस के द्वारा लगाई गई हैं। अगर किसी भी बालिका के साथ कोई दुर्व्यवहार होता है तो वो अपनी शिकायत उस पेटिका में लिख कर डाल सकती है, जिसको पुलिस के द्वारा खोला जाएगा और उस पर प्रभावी कार्यवाही भी की जाएगी। इसके साथ ही एक व्यवस्था ये भी है कि किसी भी प्रकार से दुर्व्यवहार की शिकायत करने वाली छात्रा या उसके परिजनों से पुलिस संपर्क नहीं करेगी, ताकि समाज में उसका चेहरा सामने ना आ जाए। इसको लेकर जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी कर ली गई हैं। शिकायत पेटिकाएं हैं वो स्कूलों में लगवा दी गई हैं और तमाम जो व्यवस्थाएं हैं, जो निगरानी है, वो सारी की जा रही हैं। हरदोई से वीडियो जर्नलिस्ट मोहित के साथ मनोज तिवारी, एएनबी न्यूज। कुशीनगर पहुंचे पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने पडरौना स्थित एक होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बहराइच हिंसा को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और पुलिस प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशासन को अपनी रिवॉल्वर लेकर लोगों को दौड़ाने की नौबत आई। बहराइच के एसपी एडिशनल, सीईओ और सभी थाना प्रभारी क्या कर रहे थे? घटना में भी 33 लोग भेजे गए, जिसमें 4 महिलाएं। उन चारों महिलाओं को भी मैंने देखा, जिसमें एक की उम्र लगभग 65-70 साल है, एक 13-14 साल की लड़की है, एक ऐसी महिला है जिसके 1 महीना का बच्चा है, दूध पीता बच्चा छोड़ के घर गई है, वहां गई, 2 बच्चे, और साथ ही साथ एक महिला अधेड़ उम्र की है, जिनका घटना के वक्त न मौजूदगी है, न लेना देना है। किसी भी सीसीटीवी फुटेज से उनको फोटो देखा जा सकता है, किसी की उपस्थिति नहीं है, उनको जेल भेजा गया। इसी प्रकार से लाला भिश्वा और भिश्वा सरकारी के भी उन लोगों को भेजा गया जिनकी मौजूदगी ही छावनी में नहीं थी। और इस तरीके से एक धर्म विशेष के लोगों को टार्चर करके कोई अगर धर्मनिरपेक्ष बनने की कोशिश करता है तो हम समझते हैं कि उसकी बड़ी नादानी है। आप जो दोषी है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा दीजिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करिए, लेकिन निर्दोषों को, वो विशेष धर्म को मानने वाला है, विशेष वर्ग का है, इसलिए उसको जेल भेजा जाए, उसके खिलाफ एफआईआर हो, प्रताड़ित किया जाए। हम समझते हैं यह सर्वथा अनुचित है। इसी के साथ ही साथ जिला अध्यक्ष रामेश्वर कुशवाहा जी ने, अगर उनके मोबाइल से कोई सूचना वायरल हुई और उन्होंने खंडन किया कि मेरा इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं, तो उनके जान पहचान, घर परिवार, नातेदारों को पकड़ के जो टार्चर किया गया, ये भी एक जघन्य अपराध है। और सही मायने में माननीय मुख्यमंत्री जी, ऐसा लगता है पहली बार सरकार चला रहे हैं
सरकारें बहुत सी आती और जाती हैं, लेकिन भेदभावपूर्ण रवैया के साथ अगर काम किया जाता है तो हम समझते हैं उस सरकार पर उंगली उठेगी, लाजिमी। यही कारण है आज भाजपा सरकार पर सभी उंगली उठा रहे हैं, क्योंकि सरकार जानबूझकर उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को ध्वस्त कर रही है, एक वर्ग जात विशेष के लोगों को प्रताड़ित कर रही है। यही नहीं, मैं तो अभी पूरे प्रदेश का दौरा किया, कम से कम 2 दर्जन ऐसी जगहों पर गया जहां पर दलितों और पिछड़ों की हत्याएं भी हुई। ललितपुर में कुर्मी समाज के एक नौजवान को घर में घुसकर न केवल मारा पीटा, उसको आग लगा दिया गया। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए ANB न्यूज।